नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे मैकेनिज्म फॉर एंजाइम एक्शन या एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि के लिए एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, ताला कुंजी परिकल्पना या लॉक की हाइपोथेसिस। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये संकल्पना किसने दी, वैज्ञानिक का नाम वो है एमिल फिशर। लॉक की हाइपोथेसिस, ताला चाबी परिकल्पना किसने दी? एमिल फिशर ने 1894 में। क्या है ये? इस हाइपोथेसिस के आधार पर एंजाइम व सबस्ट्रेट, एंजाइम ताले की तरह और सबस्ट्रेट चाबी की तरह, क्रियाकारक चाबी की तरह व्यवहार करेगा और इस हाइपोथेसिस के आधार पर एंजाइम व सबस्ट्रेट अणुओं का विशिष्ट ज्यामितीय आकार होता है। विशिष्ट एंजाइम के लिए विशिष्ट शेप वाले सबस्ट्रेट होंगे जो उसमें जाके फिट हो जाएंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और बाद में उससे प्रोडक्ट बन जाएगा। ताला चाबी सिद्धांत ये बताता है कि इनके लिए स्पेशल ज्योमेट्री या ज्यामितीय आकार होता है। अब तक लॉक की कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए वो एक वैज्ञानिक का नाम एमिल फिशर। इसमें लॉक की तरह कौन काम करता है? एंजाइम और चाबी की तरह सबस्ट्रेट, क्रियाकारक या रिएक्टेंट या अभिकारक। एक ही बात है। इन दोनों के लिए विशिष्ट ज्यामितीय आकार होते हैं ताकि एंजाइम में जाकर सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा। ये है ताला कुंजी परिकल्पना। जैसे एक ताले के लिए स्पेशल चाबी होती है, वैसे ही एंजाइम जो है वो स्पेशल सबस्ट्रेट की ज्यामिति वाला जो है उसी के अकॉर्डिंग उसकी रिएक्शन होगी। ये डायग्राम से देखिए, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, सक्रिय स्थल। एंजाइम ताले की तरह व्यवहार करेगा। ये सबस्ट्रेट है जो चाबी की तरह, अब ये इसमें जाकर फिट हो जाएगा। इन दोनों की ज्यामिति एक दूसरे के कप्लीमेंट्री है, अनुपूरक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा और बाद में एंजाइम वैसा का वैसा अलग हो जाएगा और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। आपको पता है कि एंजाइम अपरिवर्तित रहते हैं। उत्पाद या प्रोडक्ट ज्यादा देर तक सक्रिय स्थल में फिट नहीं रह पाते, इसलिए वो तुरंत एंजाइम से अलग हो जाएंगी। देख लीजिए, ताला चाबी सिद्धांत एमिल फिशर ने 1894 में एंजाइम ताले की तरह और सबस्ट्रेट चाबी की तरह व्यवहार करेगा। एंजाइम पर जो एक्टिव साइट है, सक्रिय स्थल है, जहां पर अभिकारक या रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, इसमें सामान्यतः एमीन, कार्बोक्सिलिक और एसएच थायोल ये होते हैं। यह सबस्ट्रेट अणुओं के या अणुओं से संपर्क बनाए रखते हैं ताकि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर अच्छे से जुड़े और प्रोडक्ट का निर्माण करें। लॉक की हाइपोथेसिस में अब तक के क्वेश्चन यही है। किसने दी? एमिल फिशर ने 1894 में। ताले की तरह एंजाइम और चाबी की तरह सबस्ट्रेट या क्रियाकारक होते हैं और प्रत्येक ताले के लिए स्पेशल चाबी होती है, वही उसमें फिट होगी। यही सिद्धांत है एमिल फिशर का, लॉक की हाइपोथेसिस। आइए, दूसरा है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। देखिए, पहले तो ये किसने दिया, ये सीधा क्वेश्चन है। गिवन बाय कोसलैंड, कोसलैंड 1960 में। क्लियर है? कोसलैंड ने 1960 में इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, प्रेरित आसंजन संकल्पना या सिद्धांत। इस हाइपोथेसिस के अनुसार एक्टिव साइट की संरचना दृढ़ नहीं होती।
काला चाबी सिद्धांत क्या कह रहा था कि एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर है वो भी फिक्स है, जो सबस्ट्रेट है उनकी स्ट्रक्चर भी फिक्स है, और दोनों आपस में फिट होगी तब ही रिएक्शन होगी। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, कोसलैंड कह रहा है कि इस हाइपोथेसिस के अनुसार एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर है वो दृढ़ नहीं होती, वो क्या होती है, लचीली होती है। और प्रारंभ में एक्टिव साइट की संरचना सबस्ट्रेट की संरचना के कॉम्प्लीमेंट्री या अनुपूरक भी नहीं होती। कोसलैंड ने बताया कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर से कॉम्प्लीमेंट्री या एक दूसरे के अनुपूरक नहीं होती, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के संपर्क में आता है, एंजाइम का एक्टिव साइट सबस्ट्रेट की संरचना के अनुसार परिवर्तित होने के या प्रेरित हो जाता है। एक्टिव साइट का शेप अलग था, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आया, इसकी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के आधार पर परिवर्तन होने के लिए, बदलने के लिए प्रेरित हो जाएगी। एंजाइम का एक्टिव साइट सबस्ट्रेट की संरचना के अनुसार परिवर्तित होने के लिए प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, इसलिए है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। काला चाबी सिद्धांत कह रहा था कि पहले से ही दोनों की स्ट्रक्चर फिक्स है, अगर वो फिट आती है तो रिएक्शन होगी। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि पहले से एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, जैसे ही सबस्ट्रेट आकर एंजाइम से चिपकेगा, एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग प्रेरित हो जाएगी अपनी संरचना बदलने के लिए। एंजाइम की एक्टिव साइट में स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल चेंज, और ये स्ट्रक्चरल चेंज सबस्ट्रेट द्वारा इंड्यूस्ड होते हैं। जैसे ही सबस्ट्रेट आकर एंजाइम से मिलेगा या एंजाइम से चिपकेगा, एंजाइम इंड्यूस हो जाएगा अपनी एक्टिव साइट में स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए। तो यह है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। समझ में आ गई होगी आपको। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, प्रेरित आसंजन संकल्पना। यह कहती है कि एंजाइम से जैसे ही सबस्ट्रेट आकर मिलेगा, सबस्ट्रेट को देखकर एंजाइम इंड्यूस हो जाता है और अपनी एक्टिव साइट में ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है ताकि सबस्ट्रेट उससे बाइंड हो सके। एकदम क्लियर है। और यह संकल्पना किसने दी? कोसलैंड ने। ये देखिए, कोसलैंड ने बताया कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसमें दो ग्रुप होते हैं, बट्रेसिंग ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप। बट्रेसिंग ग्रुप सबस्ट्रेट को सपोर्ट करता है या जुड़ने के लिए आधार प्रदान करता है। यह पूछा गया है कि एक्टिव साइट में कौन सा ग्रुप एंजाइम के लिए आधार प्रोवाइड करता है या एंजाइम को सपोर्ट करता है, सॉरी सबस्ट्रेट को सपोर्ट करता है, तो वो है बट्रेसिंग। और सबस्ट्रेट को तोड़कर ब्रेक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को तोड़कर उत्पाद बनाने का काम एक्टिव साइट का कौन सा समूह? कैटालिटिक ग्रुप करेगा। तो बट्रेसिंग ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप एंजाइम की एक्टिव साइट पर पाए जाएंगे। बट्रेसिंग ग्रुप सबस्ट्रेट को सपोर्ट करेगा और कैटालिटिक ग्रुप सबस्ट्रेट को तोड़ेगा और उत्पाद बनाएगा। उत्पाद निर्माण के पश्चात सक्रिय स्थल पुनः अपनी पूर्व आकृति में आ जाते हैं। यह है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। क्लियर है? सिंपल सी बात है, एंजाइम अपना एक्टिव साइट लचीला रखेगा, जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आके इससे टच होगा, उस सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग
अपनी एक्टिव साइट में स्ट्रक्चरल चेंजेज कर लेगा, इसे इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस कहेंगे। सबस्ट्रेट उससे जाकर जुड़ेगा, उत्पाद में बदल जाएगा और वापस एक्टिव साइट पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी। एंजाइम के लिए एक और बात हमने की है, टर्नओवर नंबर, टर्नओवर संख्या, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये देखिए, एक एंजाइम अणु द्वारा इकाई समय में, और ये इकाई समय जनरली पर मिनट होता है, 1 मिनट में एक एंजाइम अणु द्वारा कितने सबस्ट्रेट अणुओं को उत्पाद में बदला जाता है, यही टर्नओवर नंबर है। अब इसका फॉर्मूला ऐसे भी है, टर्नओवर संख्या प्रति इकाई समय में बने उत्पाद के मोल, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति इकाई समय में सबस्ट्रेट के जो अणु उत्पाद में बदले हैं उनके मोल, और बटे में एंजाइम के मोल। अगर फॉर्मूला बेस्ड ऐसे आ जाए तो ये जो लिखा है वही फॉर्मूला है। जब भी परिभाषा होती है तो एक लिखते हैं, एक एंजाइम के अणु द्वारा प्रति इकाई समय, प्रति इकाई मिनट में बने उत्पाद के मोल, या प्रति इकाई समय में कितने क्रियाकारक उत्पाद में बदल गए, यही है टर्नओवर संख्या। टर्नओवर संख्या में जो समय है वो पर मिनट है, लेकिन यही चीज पर सेकंड के लिए बोली जाए कि एक एंजाइम अणु द्वारा 1 सेकंड में कितने सबस्ट्रेट अणुओं को उत्पाद में बदला जाता है, तो उसके लिए एक टर्म है कैट, और ये यूनिट है, इसमें समय पर सेकंड रहेगा, और समय पर मिनट हो तो उसे बोला जाएगा टर्नओवर संख्या, टर्नओवर नंबर। और सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर कार्बोक्सी एनाइड्रेज एंजाइम का है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण और उसका डिसोसिएशन या वियोजन दोनों करता है। आरबीसी में CO2 के परिवहन के समय एक एंजाइम है कार्बोक्सी एनहाइड्रेज। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? कुछ एंजाइम के अंदर 2 बाइंडिंग साइट होती है। एक बाइंडिंग साइट जिससे सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है उसे तो एक्टिव साइट कहते हैं, और इस एक्टिव साइट पर 2 ग्रुप है जो सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए स्थान देते हैं, बट्रेसिंग, और जो सबस्ट्रेट को तोड़कर उत्पाद बनाते हैं, कैटालिटिक ग्रुप। इस एक्टिव साइट के अलावा कुछ एंजाइम पर एक और साइट होती है जिसे एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। कुछ एंजाइम पर 2 बाइंडिंग साइट होगी, कहने का मतलब एक्टिव साइट के अलावा एक और बाइंडिंग साइट। एंजाइम पर एक्टिव साइट के अलावा एक और बाइंडिंग साइट होता है, इस बाइंडिंग साइट को एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, और नोट डाल के लिखा है, एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ने वाले मॉलिक्यूल को रिसेप्टर, मॉड्यूलेटर या रेगुलेटर कहा जाता है। कुछ एंजाइम पर 2 बाइंडिंग साइट है, एक्टिव साइट पर तो हमेशा ही सबस्ट्रेट जुड़ेगा, एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरी बाइंडिंग साइट है उस पर जुड़ने वाले केमिकल्स, मॉलिक्यूल को इफेक्टर, मॉड्यूलेटर, रेगुलेटर कहा जाएगा। ये देखिए, जिन एंजाइम पर एक्टिव साइट के अलावा एक और बाइंडिंग साइट है उन्हें कहा जाएगा एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम में बाइंडिंग साइट 2 होगी, एक एक्टिव साइट जिस पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा, क्रियाकारक आके जुड़ेगा, एक एलोस्टेरिक साइट जिस पर इफेक्टर, रेगुलेटर या मॉड्यूलेटर आके जुड़ेगा। वास्तव में देखा जाए तो इस एलोस्टेरिक साइट पर आकर जुड़कर कुछ केमिकल्स एंजाइम की मैकेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, इसलिए इनका नाम इफेक्टर, रेगुलेटर और मॉड्यूलेटर रखा गया है। देख लीजिए आराम से, एक एक चीज आप ध्यान से समझते चलिए। अब है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ऐसे कारक जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले ताप, फिर पीएच,
एंजाइम की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्रिया कारकों की सांद्रता, निरोधक प्रभाव या इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। ये 5 कारक है जो एंजाइम की मैकेनिज्म को प्रभावित करते हैं। याद रखना है आपको। टेम्परेचर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ताप की। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, फिर भी देखिए, प्रत्येक एंजाइम विशिष्ट तापमान पर ही कार्य करता है। इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम ताप या इष्टतम ताप कहते हैं। जीवों में एंजाइम 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक क्रियाशील रहते हैं और ये 0 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक की जो परास है, जो रेंज है तापमान की, ये रेंज या परास बायोकाइनेटिक जोन कहलाती है। बायोकाइनेटिक जोन किसे कहेंगे? टेम्परेचर की वह रेंज जिस पर एंजाइम क्रियाशील हो, बायोकाइनेटिक जोन कहलाएगी। देख लीजिए, वॉन्टाप नियम एग्जाम लिए काफी महत्वपूर्ण है। वॉन्टाप नियम, बायोकाइनेटिक जोन में ताप क्रम को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने से अभिक्रिया की गति दोगुनी हो जाती है। अतः तापक्रम नियतांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट Q10 बराबर कितना हो गया? 2। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। बायोकाइनेटिक जोन जिसमें एंजाइम क्रियाशील होते हैं, उसमें अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम की जो अभिक्रिया की गति है एंजाइम के द्वारा, वो दोगुनी हो जाएगी। तो Q10 का मान कितना हो गया? 2 गुना। फॉर्मूला देखिए, Q10 बराबर 2। अभिक्रिया की दर मान लीजिए किसी भी टेम्परेचर पर, बस ये टेम्परेचर बायोकाइनेटिक जोन की रेंज में होना चाहिए, 0 से लेकर 40 के बीच होना चाहिए। अब ये टेम्परेचर जितना है, ऊपर कितना है? 10 डिग्री ज्यादा। अभिक्रिया की दर x प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अगर मान लीजिए ये 20 है तो ये 30 डिग्री पर। जैसे ही 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब Q10 का मान 2। Q10 का मान 2 का मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति दोगुनी हो गई। मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि Q10 बराबर 1, इसका मतलब क्या हुआ? 10 डिग्री बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति वो की वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब इस अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव बहुत कम है। अब Q10 बराबर 2 आ रहा है किसी रिएक्शन में, इसका मतलब उस रिएक्शन के जो एंजाइम है उस पर ताप का प्रभाव है, वो ताप के द्वारा उनकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि को बदलते हैं। पीएच के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ऑप्टिमम या अनुकूलतम या इष्टतम पीएच होती है। जैसे टाइलिन एंजाइम के लिए 6.8 पीएच होती है। एक क्वेश्चन फिर से याद करवा देता हूं। टाइलिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए कौन से आयन की आवश्यकता है? क्लोराइड आयन की। चलिए, एंजाइम की सांद्रता। अब एंजाइम के अणु जितने ज्यादा होंगे उतना ही अभिक्रिया की गति बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम का काम ही रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है। सिंपल सी बात है। तो जितनी ज्यादा एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। चौथा है अभिकारकों की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और ये तो नियम भी है, इसी अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। अभिकारकों की सांद्रता या सबस्ट्रेट की सांद्रता से संबंधित एक नियतांक है Km, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। Km की डेफिनेशन, अभिकारकों या सबस्ट्रेट की वह सांद्रता, सबस्ट्रेट बोल सकते हैं
सबस्ट्रेट की वह सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन जिस पर अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम वेग वी मैक्सिमम की आधी हो जाती है। पढ़िए आराम से। सबस्ट्रेट की वह सांद्रता जिस पर अभिक्रिया की दर v मैक्सिमम की आधी हो जाती है और km क्रियाकारक सब्सट्रेट व एंजाइम की एफिनिटी को दर्शाता है कि सब्सट्रेट और एंजाइम के बीच कितनी एफिनिटी है, बंधुता है। अब आपको यह ध्यान रखना है, किसी एंजाइम और सब्सट्रेट के लिए km का मान जितना कम है उन दोनों के बीच एफिनिटी या बंधुता उतनी ही ज्यादा है। तो एक बेहतरीन एंजाइम के लिए km का मान जो है वो कम ही होना चाहिए। अगर आप एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी चेक करना चाहते हैं तो जिसके लिए भी km का मान कम है उस एंजाइम की उस सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है प्रोटीएज, एक एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। अब आपके पास दो प्रोटीन है, क्वेश्चन आया कि दूसरे प्रोटीन और प्रोटीएज एंजाइम के बीच जो km का मान है वो एक की तुलना में कम है। इसका मतलब इन दोनों के लिए km का मान कम है, इसका मतलब इन दोनों की एफिनिटी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? एंजाइम और सब्सटेंस की एफिनिटी को दर्शाता है km। km का मान जितना कम उतना ही क्रियाकारक और एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। और km की डेफिनेशन, सबस्ट्रेट की वह कॉन्सेंट्रेशन जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन V मैक्सिमम की आधी हो जाती है। देखिए, इसको मैंने एक क्वेश्चन से समझाया है। एक एंजाइम है जो S1 सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, वही एंजाइम है जो S2 सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में जो km का मान है या S1 सबस्ट्रेट की जो सांद्रता है, km का मान है वो 100 मोल पर लीटर है। S1 सबस्ट्रेट की 100 मोल पर लीटर पर V मैक्सिमम का मान आधा हो जाता है, लेकिन S2 में 50 पर ही आधा हो जाता है। km का मान 50 मोल ही है, 50 मोल पर ही V मैक्सिमम आधा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की जो सांद्रता है, इस एंजाइम के लिए S2 के लिए जो सबस्ट्रेट है उसमें km का मान कम और इस कंडीशन में km का मान ज्यादा है। एंजाइम सेम ही है, इस एंजाइम की इन दोनों सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी अलग अलग है। अगर km का मान ज्यादा है तो इन दोनों के बीच जो एफिनिटी है वो कम होगी तुलनात्मक रूप से, और इन दोनों के बीच जो एफिनिटी है वो कंपैरेटिवली जो है एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो km का मान जिस एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए जितना कम होगा उतना ही उन दोनों की एफिनिटी ज्यादा होगी। km का मान कम, एंजाइम क्रियाकारक एंजाइम सबस्ट्रेट की बंधुता या एफिनिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। देख लीजिए, याद रखना इस बात को बहुत अच्छे से। इफेक्ट ऑफ इनिबिटर, निरोधकों का प्रभाव। इसमें कौन कौन से इनिबिटर है, पहले तो उनके नाम याद रखिए। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, प्रतियोगी संदमन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अप्रतियोगी संदमन जो इरिवर्सिबल है। नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन जिसे एलोस्टेरिक टाइप भी कहा जा सकता है। और फीडबैक इनिबिशन या पुनर्निर्वेशन निरोधक। ये चार प्रकार के इनिबिशन है जिनका नाम आपको याद रखना है। देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ इनिबिटर, चार टाइप का इनिबिशन है।
कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इरिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल और फीडबैक इनिबिशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में अभी जो मैं बता रहा हूं उसको याद रख लें। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में के एम का मान ज्यादा हो जाता है और वी मैक्सिमम का मान समान रहता है। पूछा जाएगा आपसे, प्रतियोगी संदमन के लिए शर्तें हैं, के एम का मान ज्यादा और वी मैक्सिमम का मान समान। कंपटीशन के लिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने ऊपर ले लीजिए। तो कंपटीशन है, इस कंडीशन में के एम का मान ज्यादा, आपका के एम का मान ज्यादा और वी मैक्सिमम समान। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में के एम का मान समान और वी मैक्सिमम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी एक को याद रख लो। यहां के एम का मान ज्यादा, वी मैक्सिमम समान। नॉन कॉम्पिटिटिव में के एम का मान समान और वी मैक्सिमम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दोनों बातें एग्जाम में पूछी गई है। कैसे होगी ये भी बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया सीधा आया है। प्रतियोगी संदमन में के एम का मान बढ़ जाता है और वी मैक्सिमम का मान समान रहता है। हर प्रतियोगी संदमन में के एम का मान समान रहता है और वी मैक्सिमम का मान कम हो जाता है। याद रखिए इन दोनों लाइनों को। कैसे हो रहा है ये भी समझेंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव दो टाइप का, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और चौथा है फीडबैक इनिबिशन। देखिए, एक है एलो एंजाइम, अलग अलग जीन द्वारा निर्मित समान प्रकार के एंजाइम एलो एंजाइम कहलाते हैं। के आई एक और कांस्टेंट है, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स का वियोजन स्थिरांक। एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट है के आई, और इस के आई का एंजाइम की रिएक्टिविटी या सक्रियता पर क्या प्रभाव है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। के आई का मान जितना कम होगा एंजाइम की सक्रियता उतनी ही ज्यादा होगी। के आई क्या है, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट या वियोजन स्थिरांक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान कम है तो एंजाइम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। ये रिवर्सिबल इनिबिशन के लिए ही ये कॉन्सेप्ट आएगा। एलोस्टेरिक एंजाइम केम का पालन नहीं करते, इसलिए उनमें केम नहीं बदलता, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हमने देखा केम का मान समान और वी मैक्सिमम कम हो गया। और कंपटीशन में क्या होगा, केम का मान जो है बढ़ जाएगा और वी मैक्सिमम का मान समान रहेगा। ये बातें अच्छे से याद रख लें। चाहे तो मैं फिर से, एंजाइम से कोई क्वेश्चन पूछा गया, एक ये और ये, यही महत्वपूर्ण है। आप पूरा जो एंजाइम टॉपिक है उसको पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन ये दोनों बात याद जरूर कर लें। एग्जाम में आप इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के लिए केम का मान ज्यादा, वी मैक्सिमम का मान समान। नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए केम का मान समान और वी मैक्सिमम का मान कम हो जाता है। एलो एंजाइम अलग अलग जीन से बने समान प्रकार के एंजाइम, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कर्व के आई और एंजाइम की रिएक्टिविटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ये रिवर्सिबल इनिबिशन के लिए लागू होगी। और एलोस्टेरिक एंजाइम केम का पालन नहीं करते, इसलिए उनमें केम का बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिव साइट पर जाकर जुड़ते ही नहीं है।
देखिए, इनमें एलोस्टेरिक साइट होती है। एंजाइम के लिए अगर कोई अच्छा एंजाइम है जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर बेहतर तरीके से उत्पाद बनाएगा, उसके लिए के एम और के आई इन दोनों ही कांस्टेंट का मान कम हो तो सही रहेगा। किसी बेहतरीन एंजाइम के लिए के एम और के आई का मान कम होना चाहिए ताकि उसकी सक्रियता अच्छी रहे। इस बात को देखिए, एलोस्टेरिक एंजाइम के एम का पालन मतलब सबस्ट्रेट की वह सांद्रता जिस पर वी मैक्सिमम का आधा वेग हो जाए। तो एलोस्टेरिक में सबस्ट्रेट तो एक्टिव साइट पे जुड़ेगा, एलोस्टेरिक जो साइट है उस पर तो रेगुलेटर मॉड्यूलेटर वो आके जुड़ेंगे, इसलिए केएम का मान नहीं बदला है। नॉन कॉम्पिटिटिव वाले में केएम का मान समान और वी मैक्सिमम का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो ये है एंजाइम की क्रियाविधि और उसको प्रभावित करने वाले कारक। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।